नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बुक में वर्ल्ड जियोग्राफी का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को विश्व की प्रमुख नदियां के पहले के जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को विश्व की प्रमुख नदियाँ और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, इसमें जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो कौन सबसे बड़ा डेल्टा? वह है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, जिस कारण से इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा नदी के मुहानों पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? किस शहर से होकर बहती है? तो न्यूयॉर्क शहर। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर। हडसन नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम न्यूयॉर्क में स्थित एडिरोडैक पर्वत में उपस्थित झीलों से होता है। यह नदी अपने दक्षिणी छोर से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी प्रांतों के मध्य सीमा बनाती है। नदी का नाम इसकी खोज करने वाले हेनरी हडसन के नाम पर रखा गया है। ध्यातव्य है कि बैंकॉक चाओ फ्राया मीनाम नदी के किनारे, वान राइन नदी के किनारे तथा लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला है, विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? तो तीसरी लंबी नदी पूछा तो वह है यांगत्सी। कौन सी है? यांगत्सी। तो यांगत्सी जो है नदी चीन में बहने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। इस नदी को चीन में चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की पहली और दूसरी सबसे बड़ी नदियां क्रमशः नील नदी जो जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर और अमेजन नदी 6400 किलोमीटर की है। अगला है, इसमें आयतन के दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के दृष्टि से बताना है तो ये सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका अमेजन हो जाएगा। इसमें आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यह लंबाई के दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो नील नदी होगा, और आयतन के दृष्टि से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा अमेजन। ठीक, लेकिन अगर लंबाई के दृष्टि से पूछा जाएगा दूसरी सबसे नदी, तब वो भी अमेजन ही होगा। ठीक है। और आसवानबाद और नासिर झील जो है नील नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो अपवाह बेसिन कौन सा है विश्व में? वो है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है, जिसका क्षेत्रफल 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। विश्व का अंतरतम बंदरगाह मनौस ब्राजील इसी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा नदी जो है लंदन से होकर बहती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो वह है आपका थेम्स नदी। कौन सी नदी? थेम्स नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हडसन जो है न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क के हडसन नदी के किनारे कौन सा देश है? तो वह यूएसए, और शहर जो हो जाएगा वह न्यूयॉर्क हो जाएगा। थेम्स नदी के किनारे जो है लंदन शहर है। राइन नदी के किनारे जर्मनी है। और पोटोमैक के किनारे वाशिंगटन यूएसए है। अगला जो देखेंगे, इसमें किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो पीली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वह नदी है हुआंगो नदी। कौन सी नदी? हुआंगो नदी। हुआंगो नदी जो है लगभग 5400 किलोमीटर लंबी चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पानी की गाद की अधिकता के कारण इसका रंग पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे पीली नदी कहा जाता है। जब नदी में बाढ़ आती है तो यह अपने पीछे पीले अवसाद छोड़ जाती है। यह भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है, जो खेती के लिए उपयुक्त है। बाढ़ की स्थिति में यह नदी उत्तरी चीन के मैदान और महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में आवास और फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला, इसमें इनमें से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो कौन सी नदी जो है अफ्रीका में नहीं है? वो है आपका अमेजन नदी। इसके बारे में देख लेते हैं।
नील नाइजर और ऑरेंज नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, जबकि अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की नदी है। नदी जो देखेंगे नील नदी है, स्रोत जो है विक्टोरिया झील है, और नदी मुख जो है वह भूमध्य सागर है। अगला है नाइज जो है गिनी, स्रोत अफ्रीका में है और नदी मुख जो है यह गिनी की खाड़ी है। ऑरेंज नदी जो है स्रोत जो है लेसोथो है और नदी मुख जो है अटलांटिक महासागर है। अमेजन नदी है जो है लैंगो विलफेरो है और नदी मुख जो है अटलांटिक महासागर है। अगला देखेंगे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपका वोल्गा। कौन सी नदी है, वोल्गा। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 वोल्गा के ड्रेनेज बेसिन में स्थित है, जिनमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है। ध्यातव्य है कि डेन्यूब नदी भी यूरोप में प्रवाहित होती है, जो वोल्गा के बाद लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों में से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है, पद्मा। इसके बारे में देख लेते हैं, तो गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। हरिद्वार से यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका मिलन यमुना से होता है। तत्पश्चात गंगा बंगाल में पहुंचती है और भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरिकाओं में बट जाती है और यही भागीरथी बांग्लादेश पहुंचने पर पद्मा नाम से जानी जाती है। अगला है इसमें मैगडेलेना नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है, तो किस देश से होकर बहती है, तो यह है आपका कोलंबिया। क्या हो जाएगा, कोलंबिया। मैगडेलेना कोलंबिया देश की मुख्य नदी है। इसकी लंबाई जो है 1528 किलोमीटर है। यह दक्षिण अमेरिका का 5वां सबसे लंबा नदी बेसिन है। सबसे लंबा पाँचवा सबसे लंबा नदी बेसिन है दक्षिण अमेरिका का। इसका उद्गम जो है एंडीज पर्वत से तथा निकास जो है कैरेबियन सागर से होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं, तो कौन सी नदियां जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं, ये है आपका ऑरेंज नदी। कौन सी नदी, ऑरेंज नदी। इसका देख लेते हैं नदी का नाम और बहाव क्षेत्र जो है, तो नाइजर नदी जो है यह पश्चिम अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में। कांगो नदी जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी जो है पश्चिम मध्य अफ्रीका में बहती है। और नील नदी जो है उत्तर पूर्व अफ्रीका में बहती है। अगला, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, किस नाम से, तो दरिया सिंधु। किस नाम से, दरिया सिंधु। पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू में दरिया और सिंधु नाम से जाना जाता है। यह चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो किस देश में, तो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत चीन के मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इस नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। यहाँ से यह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस प्रकार यह नदी जो है अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। अगला, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्ताऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित हुआ है, टार्न नदी। कौन सी नदी, टार्न नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट जो है टार्न नदी पर स्थित है। यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 343 मीटर है। नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है। तो कौन सी नदी, इसमें हो जाएगा अमेजन नदी। मतलब अमेजन नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही हमजा नदी जो है लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। इसमें एक्सप्लेनेशन देख भी लेते हैं इसका। तो अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही जो हमजा नदी है लगभग अमेजन नदी के समान लंबी है। हमजा नदी और अमेजन नदी पृथ्वी के पर्पटी के विभिन्न स्तरों पर प्रवाहित एक जुड़वा नदी प्रणाली का भूगर्भीय रूप से असामान्य उदाहरण है। यह नदी अमेजन नदी से लगभग 4 किलोमीटर नीचे प्रवाहित होती है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो वह है आपका डेन्यूब। डेन्यूब नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो डेन्यूब जो है
नदी सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है? यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, माल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया से होते हुए काला सागर में मिल जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी भारत में नहीं बहती? वो है केलानी नदी। केलानी नदी जो है वो भारत में नहीं बहती है। केलानी नदी श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। यह श्रीलंका की चौथी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थल कोलंबो के श्री पांडा माउंट रेंज है। यह नदी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को 80% पेयजल प्रदान करती है, जबकि कोसी, तीस्ता और रावी भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला जो है विश्व के प्रमुख देश। तो विश्व के प्रमुख देश में जो पहला क्वेश्चन है यह है 49वीं समांतर के बीच सीमा बनाती है। तो किसके बीच बनाती है? यह है यूएसए और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। तो 49वीं समांतर लाइन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है तथा 38वीं समांतर लाइन जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैगिनाट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? क्या नाम था? अबिसिनिया। वो था इथोपिया का पुराना नाम था अबिसिनिया। अबिसिनिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश था जिसे वर्तमान में इथोपिया के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी जो है आदिस अबाबा है। कहाँ पे है? आदिस अबाबा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा? छठा सबसे बड़ा जो देश है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 5 देश क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राज़ील हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश का भूभागी क्षेत्रफल सर्वाधिक है? किसका है? तो अभी हम देखें तो क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में? डी नंबर, मतलब कनाडा में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रूस का होता है, उसके बाद कनाडा होता है। इसमें देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो है ऑस्ट्रेलिया। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा है तो वो हो जाएगा क्या? कनाडा। पहला देश पूछेगा तो रूस हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछ रहा है तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा देश? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश जो है वह ब्राज़ील है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील की सीमा केवल 2 देश इक्वाडोर और चिली को छोड़कर इस महाद्वीप के 11 देशों को स्पर्श करती है। इस महाद्वीप में बोलाविया और पराग्वे जो हैं वो स्थलरुद्ध देश हैं। कौन से? बोलाविया और पराग्वे स्थलरुद्ध देश हैं। अगला है डुरंड रेखा किन देशों को विभाजित करती है? तो किन देशों को विभाजित करती है डुरंड रेखा? तो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है डुरंड रेखा। इसके बारे में देख लेते हैं। और तो डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। मैकमोहन जो रेखा वो भारत और चीन और भारत को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के कच्छ के रण को विभाजित करती है। इसमें है हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अब मैगिनाट जो रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। 38वीं समांतर रेखाएं जो हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और 49वां समांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। आगे देखते हैं। आगे जो है आपका यह है भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो यूरोप है। आगे देखते हैं इसमें तो रूस जो है इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर। इसी तरह से इटली का है 3,02,073 वर्ग किलोमीटर। यूनाइटेड किंगडम का है आपका 2,43,610 किलोमीटर। और रोमानिया का है 2,38,390 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो देश हो जाएगा यूएसए। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाता है। विश्व में 24 टाइम जोन है। विश्व में को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक या एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में 12 टाइम जोन, यूएसए में 6, रूस में 11 तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन की व्यवस्था की गई है।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो कौन सी देश है? वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका से भारत की थल सीमा जो है वह नहीं जुड़ी है। आगे इसमें बात देख लेते हैं। तो श्रीलंका की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट है जो दो देशों को अलग करती है, जबकि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एवं बांग्लादेश से भी भारत की सीमाएं जुड़ी हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? कौन नहीं था? वह है आपका फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसका हिस्सा नहीं था। बाकी जो है आपका जॉर्जिया, मालदीव और रूस से तीनों जो है यूएसएसआर का हिस्सा था। आगे देखते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप 15 नए देश उदय हुए जो पूर्व में यूएसएसआर का भाग था। वे हैं रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया आदि भूतपूर्व यूएसएसआर के सदस्य थे। अगला, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रुद्ध हैं? तो कौन से दो देश? वो हैं पराग्वे और बोलाविया। पराग्वे और बोलाविया जो है दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश हैं। आगे देखते हैं। स्थल रुद्ध उन देशों को कहा जाता है जिसकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में दो स्थल रुद्ध और भू आवेष्टित देश पराग्वे और बोलाविया। कौन है? पराग्वे और बोलाविया। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश है? तो कौन सा है? वह है आपका पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। इसमें दो देश आते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो वह पराग्वे और बोलाविया जो भी ऊपर हम लोग देखे हैं। अगला है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया में। मंगोलिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा जो है रूस और चीन से लगती है। उलान बटोर इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजभाषा मंगोलियन तथा मुद्रा जो है तुगरिक है। क्या है? तुगरिक है। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? वह है उत्तर कोरिया। कौन? उत्तर कोरिया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हर्मिट किंगडम का प्रयोग किसी भी ऐसे देश या सोसाइटी के लिए किया जाता है जो शेष विश्व से पूरी तरह से अलग थलग हो, दूसरों से पूर्णतः कटी हुई हो। उत्तर कोरिया को जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। किस मामले में? तो वह द्वीपों के मामले में सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है जो लगभग 17,508 द्वीपों से बना है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी इसकी राजधानी जकार्ता है। अगला है बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? वह है स्वीडन है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें इसका जो है 1,17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ है। बोथनिया की खाड़ी उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के उत्तरी छोर पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच में स्थित है। आगे है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है टेमासेक है। क्या है? टेमासेक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंगापुर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? टेमासेक। जापान का पुराना नाम निप्पन। सूरीनाम का डच गयाना। थाईलैंड का श्याम है। म्यांमार का बर्मा है। श्रीलंका का सिलोन है। मालागासी का मेडागास्कर है। इसी तरह से ताइवान का जो है फार्मोसा है। और इथोपिया का है अविसिनिया। क्या है? अविसिनिया है। आगे देखते हैं। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल होती हैं। तो कितनी है? 14। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर तथा मुद्रा जो है मलेशियाई रिंगिट है। इसके झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ 14 बार शामिल की गई जिसे स्ट्रिप ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। इस झंडे को 26 मई 1950 को प्रथम बार फहराया गया था। इसे मोहम्मद बिन हमजा द्वारा डिजाइन किया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन हमजा के द्वारा। आगे है। यदि आप
फिलिपियो द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे? तो फिलिपियो देश में है तो किस देश में होंगे? तो आपका मालदीव। कौन सा हो जाएगा? मालदीव। इसके बाद हम देख लेते हैं फिलिपियो द्वीप जो है मालदीव में स्थित एक प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। फिलिपियो द्वीप को स्कूबा डाइवर्स के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रबड़, पाम तथा मैंग्रोव वनस्पतियां अधिकता में हैं। अगला, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। भूटान का साम्राज्य जो किस हिमालय में स्थित है? तो वह है आपका पूर्वी हिमालय में। किस हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। लैंड ऑफ थंडर वर्ग की उपमा से प्रसिद्ध लैंड ऑफ थंडर बोल्ट की उपमा से प्रसिद्ध भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। इसकी राजधानी जो है थिम्पू है तथा मुद्रा जो है न्यूगल्ट्रम है। भूटान की पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम एवं बंगाल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश उत्तर में तिब्बत है। अगला देखते हैं, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई। किसके नेतृत्व में की गई थी? तो किम सेकेंड सुंग के नेतृत्व में की गई थी। आगे देखते हैं, इसमें उत्तर कोरिया आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक जनवादी कोरिया गणराज्य किम सेकेंड सुंग द्वारा स्थापित एक एकल पार्टी कम्युनिस्ट देश है। इन्होंने उत्तर कोरिया का नेतृत्व अपने मृत्यु पर्यंत 1994 तक किया। उसके पश्चात उनके बेटे किम जोंग इल तथा दूसरे बेटे किम जाम द्वारा शासित है। वर्तमान में उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल एक सदस्य राष्ट्र है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा देश इसमें से बताते हैं। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा भारत। इसको देख लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्प के अनुसार भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश जो हैं वह रूस है, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। अगला, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है किमोनो है। क्या है? किमोनो। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। 19वीं सदी के मध्य में इस ड्रेस को किमोनो नाम दिया गया। अगला जो टॉपिक आपका है, विश्व में प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा। इसमें पहला क्वेश्चन है, पटाका जो है किस देश की मुद्रा? तो पटाका जो है आपका मकाऊ देश की मुद्रा। किस देश की? मकाऊ देश की। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मकाऊ की मुद्रा पटाका हो जाएगी। पनामा की हो जाएगा बालबोआ। पनामा की बालबोआ या यूएस डॉलर या बालबोआ जो हो जाएगी पनामा की हो जाएगी। लाओस का हो जाएगा कीप। अब मैक्सिको का हो जाएगा पीसो। मैक्सिको, इसको याद कैसे कर लेंगे? तो मिक्सी में क्या करते हैं? पीसते हैं। तो मैक्सिको का हो जाएगा पीसो। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वह प्रिटोरियो है। क्या है? प्रिटोरिया है। अगर इसके बारे में देख लेते हैं तो केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है, जबकि जो है प्रिटोरिया जो है प्रशासनिक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी। वह ब्लूमफोंटेन जो है न्यायिक राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है रेंड है। क्या है? रेंड है। आगे देखते हैं, उस देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? वह हो जाएगा कजाकिस्तान का बिश्केक। कजाकिस्तान की जो बिश्केक है राजधानी नहीं होती। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। लीबिया की राजधानी के त्रिपोली। क्यूबा का हवाना। पुर्तगाल का लिस्बन। कंबोडिया का निहोम पे। और उसके आगे बहामास का हो जाएगा बहामास का नसाउ। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। आगे इसमें मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा रिंगित है। क्या है? रिंगित है। मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी रिंगित। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मलेशिया का रिंगित। मैक्सिको का पीसो। मलावी या जाम्बिया का हो जाएगा कवाचा। क्या हो जाएगा? कवाचा। और यूरोपीय संघ का यूरोपीय जितने संघ होंगे सारी मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। अगला है, एन की मुद्रा है। एन किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा एन है। अब इसके आगे देखते हैं। तो मालदीव के मालदीवी रुपया। क्या है? मालदीवी रुपया। मालदीव की हो जाएगी मालदीवी रुपया। जापान की एन। इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया की। दक्षिण कोरिया का वान। क्या है? वान। दक्षिण कोरिया का वान। अगला है,
कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना जो है किस देश की मुद्रा है? वह है क्रोशिया की। किसकी? क्रोशिया की। क्रोशिया की मुद्रा देखेंगे तो कूना हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा दिरहम। क्या हो जाएगा? दिरहम हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। केन्या का सीलिंग हो जाएगा, केन्या का सीलिंग हो जाएगा। और सूडान का सूडान पाउंड, सूडान पाउंड, सूडान पाउंड क्या हो जाएगा? सूडान का सूडान पाउंड, सूडान का सूडान पाउंड। आगे देखते हैं दोस्तों, तो नसाउ किस देश की राजधानी है? तो नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ जो है आपका बहामास की राजधानी है। कहाँ की? बहामास की। बहामास की राजधानी नसाउ हो जाएगी। बहामास छोटे छोटे टापुओं, बहामास जो है छोटे छोटे टापुओं लुकायन द्वीप समूह के मेल से बना है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी जो है नसाउ है। बहामास की राजधानी नसाउ है। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी कौन है? तो यह है आपका मिन्स्क, 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 मिन्स्क। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क हो जाएगी। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगी। अजरबैजान का बाकू, अजरबैजान का बाकू, अजरबैजान बाकू। बेल्जियम ब्रुसेल, बेल्जियम ब्रुसेल, बेल्जियम ब्रुसेल। कोमोरास के मोरोनी, कोमोरास मोरोनी, कोमोरास मोरोनी। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है? पूला है। पूला है बोत्सवाना की मुद्रा। पूला जो हो जाएगी बोत्सवाना, पूला बोत्सवाना। एन जापान, एन जापान। देखिए एन 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 में नो आ रहा, जापान में भी नो आ रहा। ऐसे मिला के कुछ अल्टरनेट करके आप लोग कर सकते हैं। डॉलर का हो जाएगा अमेरिका, ये तो याद ही होगा सबको। डॉलर का अमेरिका हो जाएगा। पाउंड स्टर्लिंग का हो जाएगा ब्रिटेन, पाउंड स्टर्लिंग का हो जाएगा ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी कौन सी हो जाएंगी? डबलिन। क्या हो जाएंगी? डबलिन। आयरलैंड डबलिन, आयरलैंड डबलिन। आयरलैंड की राजधानी हो जाएगी डबलिन। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का तीसरा बड़ा द्वीपीय देश है। इसकी मुद्रा जो है यूरो है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। जितने यूरोपियन कंट्री हैं उससे लगभग वो सारी की मुद्रा क्या होती है? यूरो होती है। और इसकी राजधानी क्या है आयरलैंड की? डबलिन। देखिए इसमें आ रहा आयरलैंड में आयरन, आयरन में क्या होते हैं? आयरन से डबल बना जाते हैं। ठीक है, तो आप डबलिन याद कर लेंगे। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस की राजधानी है? प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो वह है उत्तर कोरिया की। इसको कैसे याद करेंगे? प्योंगयांग जो है, तो प्योंग मतलब होता है एक तरह का दादा टाइप का। तो उत्तर कोरिया अपने आप को क्या समझता है? दादा। तो हो जाएगा प्योंगयांग हो जाएगा उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग, प्योंग। कंबोडिया का है न्यूहोम पेह, न्यूहोम पेह हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का हो जाएगा सियोल, दक्षिण कोरिया का हो जाएगा सियोल। और वियतनाम, वियतनाम के हनोई, हनोई। किसी के नाम को हटा दें, हटा दें, हना 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 करके हटा दें, तो हनोई हो जाएगा वियतनाम का। कजाकिस्तान का हो जाएगा नूर सुल्तान, कजाकिस्तान का हो जाएगा नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद। यमन का साना, यमन का साना। और फिजी का हो जाएगा सुवा, फिजी का सुवा। उसके बाद अगला है उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह है ताशकंद, ताशकंद, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाएगी ताशकंद। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो, यूरो, यूरो। यूरोपीय संघ, यूरो जो है यूरोपीय संघ का है। एन जो है जापान का है। पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो है ये ब्रिटेन का है। डॉलर जो है अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी कौन सा है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या के अनुसार तथा राजधानी है। 17वीं शताब्दी से पेरिस यूरोप में वित्त, वाणिज्य, फैशन, विज्ञान, कला के प्रमुख केंद्रों में से एक है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के? सीन नदी के किनारे स्थित है। जैसे वो पेरिस में क्या जाते हैं लोग, आप अब इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? तो पेरिस आप लोग सीन देखने जाते हैं, मतलब पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। अब पेरिस लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। पेरिस जो लंदन के बाद यूरोप का दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो जो है आपका श्रीलंका की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर तथा समुद्री परिवहन के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी जो है जयवर्धनेपुरा कुट्टे है, जबकि वाणिज्यिक राजधानी जो है कोलंबो, वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरा कुट्टे। निम्नलिखित हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का दौरा किया। इस देश की राजधानी शहर कौन सी है? तो जॉर्डन की राजधानी आपको बताना। तो जॉर्डन की राजधानी जो होता है अम्मान होता है। क्या होता है? अम्मान होता है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा।
और उसके आगे जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। रूस का मास्को, चीन का बीजिंग। मनात जो है किस देश की मुद्रा है, तो मनात जो है किस देश की मुद्रा है, तो वो है आपका अजरबैजान का। किधर, अजरबैजान का। मनात जो है अजरबैजान की मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद देख लेंगे तो अजरबैजान की मुद्रा क्या हो जाएगी, मनात हो जाएगी। अर्मेनिया को हो जाएगी अर्मेनियाई दरम दरम अर्मेनियाई दरम। अल्बानिया का हो जाएगा अल्बानिया का अल्वीनियाई लेक। अब बुल्गारिया का हो जाएगा लेवा, बुल्गारिया का हो जाएगा लेवा। क्या हो जाएगा, लेवा लेवा। बहुत जो है किसकी मुद्रा है, तो बहुत जो है आपका थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड में की मुद्रा क्या है, बहुत है। तो थाईलैंड में बहुत मुद्रा हो जाएगी थाईलैंड की। इसके बारे में देख लेते हैं। तो बहुत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है, बैंकॉक। बैंकॉक है इसकी थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। तंजानिया का सीलिंग हो जाएगा। टोगो जो है CFA फ्रैंक है। टोगो का मुद्रा का हो जाएगा CF फ्रैंक हो जाएगा। नाइजीरिया का हो जाएगा नायरा या नैरा। ठीक। अगला है, नीचे शब्दों के 4 रूप में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शेष जो है शेष से भिन्न है, बताना आपको। तो आपका हो जाएगा चीन का मंगोलिया, क्योंकि ताइवान की राजधानी ताइपे, ईरान का राजधानी तेहरान, जापान का टोक्यो। तो चीन की राजधानी जो है यह बीजिंग होती है, मंगोलिया नहीं होती है। इसके बारे में देख लेते हैं। ताइवान का ताइपे, चीन का बीजिंग, ईरान का तेहरान, जापान का टोक्यो। उपयुक्त विकल्प जो है बी भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बीजिंग जो है चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग, न कि मंगोलिया। अगला है, सीरिया की राजधानी कौन सी, सीरिया की राजधानी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो सीरिया का दमास्कस। क्या हो जाएगा, दमास्कस। दमास्कस किसकी राजधानी है, सीरिया की राजधानी दमास्कस या दमिश्क है, जो उम्मयद खलीफा या मामलुक साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। किसकी, जो उम्मयद खलीफा या मामलुक साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसकी राजभाषा जो है अरबी है एवं मुद्रा जो है पाउंड है। क्या है, पाउंड। आगे देखते हैं। तो बहरीन की राजधानी मनामा है। इथोपिया की आदिस अबाबा, कतर का दोहा हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो किस देश की मुद्रा का नाम रुपया नहीं है, तो वह देश है म्यांमार। कौन सा हो जाएगा, म्यांमार की देश का मुद्रा रुपया नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल जो है राजधानी क्या है, काठमांडू है, मुद्रा क्या हो जाएगा, रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। श्रीलंका का जयवर्धने पूरे कोट्टे और रुपया हो जाएगी इसकी मुद्रा। इसी तरह से म्यांमार की जो राजधानी है वह है न्यायपीटा है। अब मुद्रा जो है क्यात है, मुद्रा क्या है इसका, क्यात है। अगला है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है, तो वियतनाम की राजधानी जो है वह है हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली जो राजधानी थी वह थी अनुराधापुरा जो है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी। प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी थी अनुराधापुरा जो नगरी पर चोल साम्राज्य के शक्तिशाली शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। वर्तमान में यह कोलंबो की उत्तर दिशा में स्थित है। यूनेस्को ने इस पवित्र नगरी को वर्ष 1982 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा जो है रुपया है। कराची इसके प्रमुख शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है। रियाल किस देश की मुद्रा है, तो रियाल किस देश की मुद्रा हो जाएगी, तो रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ब्राज़ील की। तो रियाल जो है ब्राज़ील की मुद्रा है। सिंगापुर, ताइवान, जिम्बाब्वे, बरमूडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी देशों का मुद्रा क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। अब मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भारत आदि देशों की मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया। अगला, डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन, और इसकी मुद्रा जो है क्रोन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और मुद्रा क्रोन है, जबकि कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तथा इसकी आधिकारिक मुद्रा जो है वो डॉलर है। ब्रिस्टल जो है ब्रिटेन का तथा सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है, तो साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। क्या है, निकोसिया है।
निकोसिया, इसके बारे में देख लेते हैं। तो निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी जो है आपका वो है कंपाला। युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है, जबकि लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी, जाम्बिया की राजधानी। मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी हो जाएगी। अगला, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो किसकी मुद्रा हो जाएगी? तो यूरो जो है आपका यह यूरोपियन जोन का मुद्रा हो जाएगा, यूरोपियन जोन का। तो यूरोपियन जोन का जो है यूरो जो है यूरोपियन जोन के 27 में से 19 सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है ये आपका मालदीव की राजधानी हो जाएगी, मालदीव की राजधानी हो जाएगी माले। मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी, मालदीव की राजधानी माले हो गई। मारिशस, मारिस का पोर्ट लुइस, मारिशस का पोर्ट लुइस हो जाएगा। मलेशिया का कुआलालंपुर हो जाएगा, कुआलालंपुर हो जाएगा। और लक्षद्वीप का कौरती हो जाएगा, लक्षद्वीप का कौरती। अगला है, इसमें इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता है? तो कोस किसमें से छोटे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता? वह है आपका श्रीलंका, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा जो है रुपया है। इस मुद्रा का विभाजन सेंट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सेंट में। एक श्रीलंकाई रुपया जो होती है 100 सेंट के बराबर होती है, अतः श्रीलंका में छोटा सिक्का जो है सेंट कहा जाता है, न कि पैसा कहा जाता है। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो इटली की मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो हो जाएगी। यूरो जो है इटली की मुद्रा हो जाएगी। पेसो जो है फिलीपींस की हो जाएगी। दिनार जो है कुवैत की हो जाएगी, दिनार जो है कुवैत की हो जाएगी। रुपया जो है भारत की हो जाएगी। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो है होनोलुलु है, होनोलुलु है। हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य स्थित एक प्रांत है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना हुआ है। हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु है, होनोलुलु है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह है टॉपिक है विश्व के प्रमुख शहर। विश्व के प्रमुख शहर में पहला जो क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को? तो वह है जोधपुर। जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं। तो जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, अजमेर को राजस्थान का हृदय, अजमेर को राजस्थान का हृदय। बीकानेर जो है ऊँटों का देश, ऊँटों का देश बीकानेर, ऊँटों का देश बीकानेर। अगला है, इसमें ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर जो है साओ पोलो है। कौन सा है? साओ पोलो है। साओ पोलो जो है ब्राज़ील तथा दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील तथा दक्षिण अमेरिका के आबादी के आधार पर सबसे बड़ा शहर है। किस आधार पे? आबादी के आधार पे सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन का व्यापार इसी शहर से होता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील दुनिया में आबादी के मामले में 6वें तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां, ब्राज़ील दुनिया के आबादी के मामले में 6वें तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां देश है। अगला देखेंगे, इसमें बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? यह फिलीपींस में। किसमें? फिलीपींस में। इसमें देख लेते हैं। तो फिलीपींस के लुनोज द्वीप पर स्थित है बागुइयो शहर पाइन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पाइन वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इसे समर कैपिटल ऑफ फिलीपींस भी कहते हैं। यह शहर अपनी सुंदरता तथा योजनाबद्ध विकास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर जो है नील नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? वह है सिंकदरिया। इसके बारे में देख लेते हैं। सिंकदरिया जो है यह मिस्र में है और नील नदी के तट के किनारे स्थित है। उसी तरह से बुडापेस्ट जो है हंगरी में है और डेन्यूब नदी के तट पे है। बगदाद जो है यह इराक में है और टिग्रिस नदी के तट पे है। उसी तरह से लंदन जो है यूके में है और यह टेम्स नदी के तट पे स्थित है। अगला है, चीन में निषिद्ध शहर या फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी जो है चीन में वह है बीजिंग में स्थित है। कहाँ पे है? बीजिंग में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो चीन का निषिद्ध शहर, उसकी वर्तमान राजधानी बीजिंग में स्थित है। यह 72 एकड़ का महल परिसर है, जिसे चीन के शासकों ने 1420 से लेकर 1911 तक शासन किया। इस परिसर में लगभग 980 इमारतें हैं। सन 1987 में इस निषिद्ध शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और इसे यूनेस्को द्वारा दुनिया में संरक्षित प्राचीन लकड़ी के ढांचे का सबसे बड़ा संग्रह
स्थल बताया। यह शहर पर्यटन के लिए जाना जाता है। अगला है प्रसिद्ध फारबिडन शहर इस शहर में है कि यहाँ पे है तो चीन में है। कहाँ पे है तो चीन में हो जाएगा। पवित्र शहर मक्का जो है स्थित है। मक्का कहाँ पे स्थित है? यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब में। इस्लाम धर्म का पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पे काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम भी स्थित है। काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम भी स्थित है। यह शहर वार्षिक हज यात्री जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक हैं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक जो है आपका हज तीर्थ यात्रा, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? तो यह हो जाएगा आपका सऊदी अरब में जो है आपका मक्का। अगला है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जो शहर है वह सिडनी है। कौन सा है? सिडनी है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला तथा सबसे बड़ा पुराना शहर है। यहाँ पे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह म्यूजियम ऑफ सिडनी, सिडनी हार्बर ब्रिज और सिडनी ओपरा हाउस आदि है। अगला, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता? तो वो कौन सा देश है? वह है फिनलैंड। कौन सा देश? फिनलैंड हो जाएगा। 1000 झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। इसकी सीमा जो है पश्चिम में स्वीडन और पूर्व से रूस और उत्तर में नॉर्वे से मिलती है। इसकी राजधानी जो हेलसिंकी है और मुद्रा जो है यूरो है। मुद्रा क्या है? यूरो है। अगला, विश्व की प्रमुख भाषाएं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है कास्तेलानो? तो वह स्पेनिश भाषा को कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अधिकांश स्पेनिश भाषा है अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है तथा इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है। स्पेनिश भाषा हिंदी यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली एक भाषा है। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। लगभग 40 करोड़ लोग एक देशी भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं। ये इन सभी देशों की मुख्य रूप और राजभाषा है। स्पेन हो गया, अर्जेंटीना, चिली, बोलाविया, पनामा, पराग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टा रिका, क्यूबा आदि में ये सब भाषाएं बोली जाती हैं। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? किस देश की? तो अफगानिस्तान की। दरी भाषा जो है फारसी का एक रूप है, अफगानिस्तान देश की अधिकृत भाषा है। यह अफगानिस्तान के लगभग 50% लोगों की मातृभाषा भी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा जो है उर्दू है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा जो है बांग्ला है और भारत के राज्य की भाषा जो है हिंदी है। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ब्राज़ील के आधिकारिक भाषा का नाम जो है वह है पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी जो है ब्राज़ीलिया तथा आधिकारिक भाषा जो है पुर्तगाली है। इसका सबसे बड़ा नगर साओ पोलो है। कौन सा है? साओ पोलो है ब्राज़ील का। रोमन कैथोलिक धर्म के सबसे अधिक मानने वाले इसी देश में रहते हैं। अगला, दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो सबसे बड़ी भाषा दुनिया में है वह है स्पेनिश है। स्पेनिश दुनिया में बोले जाने वाली दुनिया में सबसे बड़ी भाषा है। यह स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, बोलाविया, पनामा, पेरुग्वे, पेरू, मैक्सिको, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, क्यूबा, उरुग्वे, वेनेजुएला आदि देशों की मुख्य भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है मंदारिन है जो चीन की आधिकारिक भाषा है। 22वें वर्ल्ड लैंग्वेज टाइम बेस एथनोलॉग 2020 के अनुसार इसमें बताया गया है कि जो अंग्रेजी जो है 1.13 बिलियन के लोगों के द्वारा प्रयोग किया था। उसी तरह से मंदारिन जो है आपका 1.13 मिलियन, हिंदी जो है आपका 615 मिलियन लोगों के द्वारा, स्पेनिश जो है 534 मिलियन लोगों के द्वारा, अरबी जो है 274 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला टॉपिक है इसमें विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो इसमें पहला जो है रोहिंग्या जो है निम्नलिखित देशों में से किस एक जाति समुदाय किस देश की है? तो वह है म्यांमार की है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो रोहिंग्या जो है म्यांमार देश की एक जाति समुदाय है। ये लोग आमतौर पर मुसलमान हैं। वर्ष 1982 में म्यांमार राष्ट्रीयता कानून के तहत रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। रोहिंग्या समस्या का प्रमुख कारण धार्मिक संघर्ष, धार्मिक और जाति विभिन्नताएं, आर्थिक स्थिति, अवसरों में असमानता इत्यादि माने जाते हैं।
अगला है लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाया जाने वाला शंक्वाकार या कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो उस कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीपी कहते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू को टीपी कहा जाता है। इग्लू में इसे एस्किमो जनजाति रहती है। इग्लू में एस्किमो जनजाति रहती है। इग्लू में एस्किमो मसाई जो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति जो है आपका अफ्रीका में पाई जाती हैं। मसाई जनजाति जो है अफ्रीका महाद्वीप के केन्या और तंजानिया में निवास करने वाली खाना बदोश जनजाति समूह है। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा तथा गहरा कत्थई होता है। इनकी त्वचा का रंग जो है गहरा भूरा और गहरा कत्थई होता है। ये लोग चमड़े के बने हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इन जनजातियों का प्रमुख भोजन जो है रक्त है, जिसे दूध में मिलाकर पीते हैं। यह केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित होते हैं। अगला प्रसिद्ध जूलू जनजाति जो है किस देश से संबंधित? जूलू जो है आपका वह है दक्षिण अफ्रीका से जूलू है। जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका से है। इसमें देख लेते हैं तो जूलू जनजाति जो है नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका से है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन से है। बद्दू जो है अरब से है। याकूब टुंड्रा से है। टुंड्रा प्रदेश उत्तर पूर्वी साइबेरियन है। याकूब का हो जाएगा याकूत का। आइनू का जापान हो जाएगा। माओरी का न्यूजीलैंड हो जाएगा। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश में संबंधित एक जाति समुदाय है? कुर्दिश लोग। तो कुर्दिश जो है वह आपका इराक से संबंधित समुदाय है। कुर्दिश या कुर्द जनजाति के लोग तुर्की के दक्षिण पूर्वी में, सीरिया के उत्तर पूर्वी और इराक तथा ईरान के पश्चिमी इलाकों में रहते हैं। कुर्द जाति कट्टर सुन्नी मुस्लिम योद्धा, कुशल घोड़सवार और बंजारा लोग हैं। अगला इसमें मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के निवासी हैं? वे हैं नेपाल की दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्रों को मधेश कहा जाता है और यहाँ निवास करने वाले नेपाली लोगों को मधेसी कहा जाता है। यह समुदाय नेपाल में नए संविधान का विरोध करने के कारण चर्चा में रहा है। अगला है कृषि और पशुपालन में है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा? तो कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? वह है आपका ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील जो है, जहाँ कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विश्व के 5 सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन देश निम्न है। पहला पे ब्राज़ील है, दूसरा पे वियतनाम है, तीसरा पे कोलंबिया है, चौथा पे इंडोनेशिया, पाँचवा पे इथोपिया। कौन सा देश हो जाएगा? इथोपिया। अगला अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता? तो अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? वह है ऑस्ट्रिया। किस देश की हो जाएगी? ऑस्ट्रिया हो जाएगी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। ग्रीष्म ऋतु जो है शुष्क रहती है तथा तापमान अपेक्षाकृत अधिक और असमान साफ होता है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों में वर्षा की आवश्यकता कम होती है, जैसे अंगूर, जैतून, अंजीर, चीकू, सेब आदि फल पाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि दक्षिण स्पेन, इटली, यूएसए और पश्चिमी तुर्की में की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वो चीन हो जाएगा। गेहूं उत्पादक शीर्ष 5 देशों में सबसे आगे जो है चीन का है, उसके बाद भारत है, उसके बाद रूस है, यूएसए है, फ्रांस है। अगला है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? वह है आपका अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हेलमंद प्रांत जो है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है अफीम खेती के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान के किसानों ने 2300 टन अफीम की खेती की। चीन चाय, चावल, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला इसमें है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह है फजेंडा नाम से। किस नाम से? फजेंडा नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील विश्व का बृहत्तम कॉफ़ी उत्पादक देश है, जो विश्व का 1/4 भाग अकेले उत्पादित करता है। यहाँ के पूर्वी पर्वतीय और पठारू ढालों पर बड़े बड़े कॉफ़ी के बाग लगाए गए हैं, जिन्हें फजेंडा कहते हैं। साओ पाउलो और मिनास गिरास यहाँ के अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं। अगला है दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताएं। दुग्ध उत्पादक देश जो है वह है भारत है। दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने में 3 देश हैं, भारत है, यूएसए है, पाकिस्तान है। अंडा उत्पादन में चीन प्रथम है, भारत का स्थान तीसरा है इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया टोंगिया प्रणाली के उचित वर्णन करता है? टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन कौन सा करता है? वो है आपका ऑप्शन ए। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली? तो टोंगिया है। अगला देखते हैं। तो टोंगिया विधि में कृषि में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक विधि है। यह विधि म्यांमार में प्रचलित है। यह एक प्रकार की झूम कृषि पद्धति है। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। अगला, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए समय के लिए कृषि नहीं की जाती? और कौन सा है? तो वह है प्रतिभूमि कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को प्रतिभूमि या वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भूमि को प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इसी विधि द्वारा भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र वह भूमि जिस पे फसलें उगाई जाती हैं और काटी जाती हैं और शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र या निवल बोया क्षेत्र कहलाती है। खेती युग बंजर भूमि वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय से परती या कृषि रहित होती है, उसे खेती योग्य बंजर भूमि कहते हैं। भूमि उद्वार तकनीकी द्वारा से सुधार कृषि योग्य बनाया जाता है। अगला है इसमें, बंजर जो भूमि होती है वो भूमि का वह औद्योगिक की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है और बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि कहलाती है। जैसे मरुस्थल हो गए, ये बंजर भूमि, बंजर पहाड़ी हो गए, भूभाग हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे? बंजर भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। वह अगला है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? उस प्रकार खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग उद्यान जो है कृषि का ट्रक फार्मिंग उद्यान जो है कृषि का एक प्रकार है। महानगरों की जनसंख्या की अधिकता से वहाँ के फलों एवं सब्जियों की आपूर्ति स्थानीय रूप से न होकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों से होती है, जहाँ फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तथा मिट्टी होती है। ऐसे स्थानों पर इनका उत्पादन कर से ट्रकों तथा प्रशीतन युक्त वाहनों के माध्यम से महानगरों में भेजा जाता है। इस प्रकार की फल और सब्जियों को कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग कृषि सर्वोत्तम संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रारंभ की गई। तत्पश्चात ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क में प्रारंभ की गई। मिश्रित खेती, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी की जाती है तथा एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। अगला है इसमें, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप से संदर्भित किया जाता है? तो किस रूप से संदर्भित किया? वह है आर्द्र भूमि कृषि। किस रूप में? आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक वह भाग आता है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा उपजाऊ कॉप अथवा काली मिट्टी पाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि जो होती है यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया के विस्तृत भागों में होती है। अगला, भूमि का वो भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? उसे कुल बीजोरोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। कुल बीजोरोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भूगोल तथा कृषि के संदर्भ में जिस भूमि पर फसलें बोई या काटी जाती हैं तथा जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है उसे कृषि योग्य भूमि या कुल बीज रोपित भूमि के नाम से जानते हैं। ऊसर या बंजर भूमि वह भूमि होती है जिसमें लवणों की अधिकता होती है तथा इस प्रकार की भूमि में कुछ नहीं अथवा बहुत कम उत्पादन होता है। प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिस पर पहले कृषि की जाती थी परंतु अब इस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसमें पहले कृषि की जाती परंतु उपजाऊ शक्ति के कम होने से इसे वर्तमान समय में खाली छोड़ दिया गया है। आगे है इसमें, नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती हैं? वो है फलीदार फसलें कहलाती हैं। कौन सी फसलें हैं? फलीदार। नाइट्रोजन यौगीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के नाइट्रोजन, अमोनिया और जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित की जाती है। फलीदार फसलें नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा के प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवाणु जैसे नास्टाक, एनाविना, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोसोमोनास द्वारा मिट्टी के प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कुछ नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों के साथ सहजीवित होते हैं। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को लेकर पौधों के लिए नाइट्रेट उपलब्ध कराते हैं। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो किस फसल की खेती के लिए जल भराव, तो वह है चावल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। धान के फसल में जल भराव करके खेती की जाती है। धान का वानस्पतिक नाम जो है वो राइजा सटाइवा है। अगला है पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? वो है लौंग की खेती के लिए पेम्बा द्वीप प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप जो है हिंद महासागर के जो स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह तंजानिया जंजीबार का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो लौंग की खेती, उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप जो है लौंग की उत्पादन, खेती और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अगर निम्नलिखित विकल्पों में से उस को चुनें जो भिन्न है, क्या भिन्न है इसमें से? वह है चावल, क्योंकि काफ़ी है, तंबाकू है, गन्ना जो है इनको व्यापारिक फसलें या नगदी फसलें बोली जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्पों में चावल खाद्यान्न फसल है, जबकि अन्य नगदी फसल, नगदी या व्यापारिक बोला जाता है इनको। जूट, काफ़ी, कोहा, गन्ना, केला, संतरा और कपास आम नगदी फसलें हैं। अगला, रेशम की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो रेशम की जो उत्पत्ति है वह चीन में हुई थी। कहाँ पे? चीन में। अगला, रेशम की उत्पत्ति चीन में हुई थी। माना जाता है कि रेशम की शुरुआत लेडी सी लिंगसी ने की थी। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राष्ट्र है। मिट्टी के खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? तो कौन सी है? तो वह चक्रानुक्रम। फसल चक्रानुक्रम जो है वह खनिजों को लौटाने के लिए सबसे प्रभावी खेती है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो फसल चक्रानुक्रम में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे फसलों की अधिकतम पैदावार प्राप्त हो सके और भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे। यह मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करता है। यह मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार बढ़ाता है। साइबेरियाई आइबैक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबैक्स क्या है आपको बताना। तो यह का बड़ी और भारी बकरी है। बड़ी और भारी बकरियां हैं साइबेरिया आइबैक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइबेरियन आइबैक्स जंगली बकरी की एक प्रजाति है जो आकार में बड़ी और वजन में समान बकरियों से भारी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैप्रा साइबीरिका है। कैप्रा साइबीरिका है। ये शीत मरुस्थल, चट्टानी दृश्य भूमि, उच्च समतल भूमि आदि में निवास करती हैं। भारत में आइबैक्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है खनिज औद्योगिक केंद्र। इसमें है विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो किस देश में है? वह है रूस में है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस के शीर्ष भंडार का उत्पादक देश में रूस जो है पहला देश है। ईरान इसमें दूसरा है। कतर तीसरा है। और उत्पादक देश में भंडारण देश हो गए और उत्पादक देश में है सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, उसके बाद रूस में, उसके बाद ईरान में उत्पादन होता है। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तो क्या स्थित है वहाँ पे? पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका देख लेते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र से मान लीजिए पिट्सबर्ग का शिकागो क्षेत्र है। पिट्सबर्ग का शिकागो जो क्षेत्र है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसका दक्षिणी वेल्स प्रदेश या शैफील्ड या ब्रेडफोर्ड जो है यह इंग्लैंड में है। इसी तरह से टोक्यो है, याकोहामा है, कोबे है, ओसाका है, ये सब कहाँ पे है? जापान में है। और रूर क्षेत्र, म्यूनिख क्षेत्र और डेस्ड्रेन जो क्षेत्र हैं ये कहाँ के हैं? जर्मनी के। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पे? तो रूर के क्षेत्र पर निर्भर करता है। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके रूर क्षेत्र पर निर्भर करता है। रूर बेसिन में लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। लोहा और इस्पात उत्पादन में इसन, डुसेलफोल्ड, डोर्टमंड, बोचम, ड्यूसबर्ग, सोलिंगजन, रेमसेल्ड तथा क्रीफेल्ड प्रमुख हैं। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है क्योंकि यह बिटुमिनस कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि म्यूनिख जो है स्टुटगार्ट और हनोवर क्रमशः रसायन उद्योग के लिए, ऑप्टिकल और सर्जिकल यंत्रों के लिए तथा धातु एवं रसायन उद्योगों के लिए सुविख्यात है। जर्मनी में इस्पात उत्पादन के लिए अन्य क्षेत्र सार जो है और सार और पाइन है। कौन है? सार और पाइन है। काला सोना क्या है? तो काला सोना क्या है? वह एक पेट्रोलियम होता है जिसमें पेट्रोल आता है। जिसे पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। यह
टर्शियरी युग की जलद अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश जो हैं सऊदी अरब है, ईरान है, रूस है और चीन है। परिवहन तंत्र पेट्रोलियम है, परिवहन तंत्र जो होता है पेट्रोलियम के विभिन्न उत्पादों पर निर्भर करता है। अगला जो टॉपिक हुआ है परिवहन। बिग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? किसका परिवहन करती है? बिग ईच पाइपलाइन वह है पेट्रोलियम का करती है। बिग ईच पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यह पाइपलाइन टेक्सास से न्यू जर्सी तक फैली है। यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका में आपातकालीन उपायों के लिए निर्मित की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो वह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है रेलवे का निर्माण 1891 में आरंभ हुआ था, वर्ष 1905 में बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग इसकी कुल लंबाई जो है बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक 9,289 किलोमीटर है। इसके प्रमुख स्टेशन मॉस्को, टूला, क्रास्नोयार्स्क, ओम्स्क और नोविसिबिर्स्क है। नोविसिबिर्स्क और इरकूटस्क तथा चीता है। अगला है इसमें दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सी? तो सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग वह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया की या विश्व की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्व भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग भी कहता है। उसके बाद हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है श्रीलंका में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। श्रीलंका सरकार द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के पट्टे पे चीन को सौंप दिया गया, जिसे हम्बनटोटा चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो गया है। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? किस देश में हो जाएगा? ईरान। किस देश में? ईरान देश में है। ईरान देश में हो रहा है चाबहार बंदरगाह का निर्माण। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के द्वारा करवाया जा रहा है, जो ईरान के सिस्तान प्रांत में स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है। भारत को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा तथा आर्थिक संबंध होने के कारण पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता था, किंतु इस बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान जाने के लिए रास्ता मिल गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विहीन देश है? बंदरगाह विहीन देश कौन सा है? वह है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है बंदरगाह विहीन देश है, क्योंकि कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश विश्व का वह है कजाकिस्तान। ज्ञातव्य है कि जो देश चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं वह स्थलरुद्ध कहलाते हैं। अगला है इसमें यूरोप का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा? तो यूरोप का जो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग वह है रॉटरडैम बंदरगाह जो है राइन नदी पर नीदरलैंड में अवस्थित यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। इसके अलावा जो है बंदरगाह और देश देते हैं तो ले हावरे बंदरगाह जो है वह फ्रांस में है। एट वर्प जो है बेल्जियम में है। साउथ थैम्पटन जो है इंग्लैंड में है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है यह आपका मानचित्रण है। इसमें पहला क्वेश्चन है मानचित्रण या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइसोबाथ। क्या कहता है? आइसोबाथ। मानचित्र या चार्ट पर समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। आइसोबार जो रेखाएं होती हैं वह मानचित्र में एक समान वायुदाब प्रदर्शित करती हैं। आइसोग्लाइस जो रेखा होते हैं समान भाषा वाले स्थानों को वर्णित करने के लिए सीमा रेखा खींची जाती है। फिर आइसोहेलाइन जो होते हैं सागरों और महासागरों की लवणता की समान मात्रा को मानचित्र में प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं। डैटन पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समोच्च रेखा। क्या? समोच्च
रेखा सतह से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। समोच्च रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समोच्च अंतराल कहलाती है। क्या कहती है? समोच्च अंतराल। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी करते हैं। मानचित्र निर्माण या अध्ययन की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी जो होती है लेखन या अक्षरांकन कला का अध्ययन होता है। जियोग्राफी जो होता है पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन होता है। जियोलॉजी जो होता है ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शैलों और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला विविध में उत्तर ध्रुवी ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही इसमें देख लेंगे। तो यह है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणाम से ध्रुवी ज्योति उत्पन्न होती है। यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। यह है इसमें कि इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें इसे मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। तो उत्तर ध्रुवी ज्योति जो होती है पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है, जो कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर वह अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों के साथ टकरा कर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा वेरियालिसिस तो दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस और उत्तरी ध्रुव पे ऑरोरा बोरियलिसिस कहते हैं। ठीक। अगला है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृत उनकी उत्पत्ति और संबंधी प्रक्रियाओं के अध्ययन को समर्पित है? तो कौन सी है? तो भू आकृति विज्ञानी। क्या है? भू आकृति वैज्ञानिक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो भू आकृति विज्ञान जो है पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जल, वायु और हिमानी के अपरदनात्मक, परिवहनात्मक और निष्पेक्षात्मक कार्यों द्वारा स्थल रूपों की उत्पत्ति और विकास शामिल है। अगला है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जो है तो वायुमंडलीय दशाओं और संबंधित जलवायु और मौसम घटनाओं का अध्ययन होता है। मृदा भूगोल जो होता है यह विविध मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ साथ इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक संगठनों आदि का अध्ययन है। जल विज्ञान जो जल के उत्पादन, आदान प्रदान, स्रोत, सरिता, विलीनता, वाष्पता, हिमपात, उतार चढ़ाव, प्रपात, वाद, संभरण तथा मापन आदि से संबंधित। भू आकृति और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भू आकृति और उसकी उत्पत्ति के अध्ययन को भू आकृति विज्ञान कहते हैं। उस जल के निकासी या पैटर्न का नाम बताइए जहाँ पे नदी एक पहाड़ से निकलती है तथा सभी दिशाओं में बहती है, उसे कहते हैं अरीय। क्या कहते हैं? अरीय कहते हैं। जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार की संरचना को अरीय या अपकेंद्री प्रवाह कहते हैं। अरीय या अपकेंद्री प्रवाह कहते हैं। उदाहरण जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ, नर्मदा महानदी तथा सोन आदि नदियाँ जो है अरीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। कौन अपवाह तंत्र? अरीय अपवाह तंत्र। ठीक। या अरीय अपवाह तंत्र को अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप ही बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा यह अक्षांश कोण के अनुक्रमणपाती होता है, सही है। यह ध्रुवों पे अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि ऐसे पूछा कौन सा गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार और केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमांती और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पे उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध पे आभासी बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है, जिसके परिणामी कोरियोलिसिस बल जो है शून्य हो जाता है। अगला है वह बल जो पृथ्वी को अपनी धुरी पे घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है तथा हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरियोलिसिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिसिस बल। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो जियोग्राफी शब्द जो है वह इरेस्टोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया है। किसके द्वारा? इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्हें व्यवस्थित भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। इन्हें दुनिया के पहले मानचित्र का निर्माण किया था। इन्होंने भू भौतिकी को जन्म दिया।
अगला है मौसम। मौसम शब्द जो है मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो वह है आपका अरबी भाषा से संबंधित है मौसम। मौसम जो है अरबी भाषा से संबंधित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु है। वर्तमान भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा जो होती है ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो है इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। इरेस्टोस्थनीज को माना जाता है। इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही भौतिकी को जन्म दिया। इरेस्टोस्थनीज यूनान के गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार थे। इन्होंने पृथ्वी के आकार का पहला माप लेने का प्रयास किया था। ये अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालयाध्यक्ष के मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष भी थे। अगला इसमें माचू पिंचू के इंका अवशेष। माचू पिंचू के इंका अवशेष किस देश में स्थित हैं? तो वह है पेरू में। कहाँ पे? पेरू में। तो माचू पिंचू जो है दक्षिण अमेरिका देश पेरू में स्थित एक कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। यह समुद्र तट से 2430 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। इसे अक्सर इकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को पूरे विश्व से परिचित कराने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघन को जाता है। टकसाल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो टकसाल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है? वह है आपका सूची वृक्ष से निकाला जाता है। एक बार और देख लीजिए, टकसाल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है? तो निकाला जाता है सूची वृक्ष से। किस वृक्ष से? सूची वृक्ष से। टकसाल जो है सूची वृक्ष से निकाला जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। यह कैंसर रोधी दवा है। क्या है? कैंसर रोधी एक दवा है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में की समानता होती है। तो किसकी समानता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है प्राकृतिक क्षेत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक क्षेत्र को भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। अधिकांश प्राकृतिक क्षेत्र होमोजीनस इकोसिस्टम के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केप केनावरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है। के समुद्र तट पर स्थित है। किसके समुद्र तट पर स्थित है? वह है आपका फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। केप केनावरल फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है। फ्लोरिडा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल होने वाला 27वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 27वां राज्य फ्लोरिडा। जब के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। किसके साथ भिन्नता होती है? तो भौगोलिक विगलन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जब भौगोलिक विलगन के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। भौगोलिक विलगन जो है पौधों और जीवों की आबादी को संदर्भित करता है, जो एक ही प्रजाति के अन्य जीवों के साथ आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करने से अलग हो जाते हैं। आमतौर पर भौगोलिक विलगन किसी दुर्घटना के संयोग का परिणाम है। आगे देखते हैं दोस्तों, जब बैरोमीटर की रीडिंग पाठ्यक्रम अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम अचानक जब घटती है तो यह इंगित करता है कि बेहद तूफानी हो जाएगा। मौसम कैसा हो जाएगा? बेहद तूफानी हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक घट जाता है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, तथा वह जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का आविष्कार जो है इवान गैलिस्टिगा टेरोसरी ने की थी। किसने किया था? तो इवान गैलिस्टा टेरोसरी ने की थी। इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ये हो जाएगा इसमें खाड़ी जो है पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, तो यही गलत हो जाएगा, यही सही नहीं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो खाड़ी में नदी की तुलना में खारा पानी जो होता है खारा होता है। इसके एक छोर पे समुद्र तथा दूसरे छोर पर नदी होती हैं। खाड़ी जो होती है दूसरे जैव विविधता का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, किंतु ये खाड़ी पूरी तरह से घिरा नहीं हो सकता।
पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है डागर बैंक है? तो वह मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डागर बैंक जो है मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देख लेते हैं तो डागर बैंक जो है उत्तरी सागर में सबसे बड़ा सैंड बैंक है जो यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क में फैला हुआ है। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक मछली पकड़ने का समुद्री तटीय और द्वीप समूह क्षेत्र है। अगला ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है। कितनी राशियां होती हैं टोटल? तो 12 राशियां होती हैं। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कुल 12 राशि चक्र हैं जो निम्न कुंभ है, मीन है, मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अगला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई की सदियों की से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपज की सदियों से विशिष्ट और भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। इसके बाद हम देख लेते हैं तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है उपज की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित होता है। भौगोलिक संकेत से आशय एक ऐसे संकेत से है जो वस्तुओं की पहचान जैसे क्या होता है कृत्रिम नहीं कृषित, यहाँ पे कृषि उत्पाद होगा। कृषि उत्पाद प्राकृतिक वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं की एक देश के राज्य के क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? वो होता है ओफियूकस। कौन सा? ओफियूकस। आगे देखते हैं ओफियूकस जो है 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है। ओफियूकस एक विशाल नक्षत्र है जो आकाशीय भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। इसे पूर्व में सरपेंटियस कहा जाता है। इसे पूर्व में क्या कहता है? सरपेंटियस कहा जाता है। राशि जो है राशि चक्र में कुल 12 राशियाँ होती हैं। राशि चक्र में कुल कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक। अगला है एक ग्लेशियर की गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर की गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। ग्लेशियर की गहरी दरार को क्रेवासे कहा जाता है। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्रेवासे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। जमीन के बीच गैप को दरार कहते हैं। तथा शीशा जो है मकान आदि के बीच के गैप को क्रैक कहते हैं। शीशा मकान आदि के बीच के गैप को क्या कहते हैं? क्रैक कहते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग हुआ? तो कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है गोंडवाना लैंड से अलग होती है। गोंडवाना लैंड प्राचीन वृहद महाद्वीप पैंजिया और दक्षिणी भाग था। पैंजिया का दक्षिणी भाग था। पैंजिया के उत्तरी भाग को लारेंसिया या अंगारा लैंड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? कौन सा बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? वह है आपका पैसिफिक प्लेट। कौन सा? पैसिफिक प्लेट। सन 1966 में मैकेंजी और पार्कर ने प्लेटों के समस्त में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर आवरण प्रस्तुत किए जिसे प्लेट विवर्तनिक कहा गया। वर्ष 1968 में मॉर्गन ने इस सिद्धांत को रेखांकित किया। एक विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टानों का विशाल व अनियमित आकार खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। विवर्तनिक प्लेट का सबसे बड़ा खंड पैसिफिक प्लेट है। सबसे बड़ा खंड क्या है? पैसिफिक प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है जिसका विस्तार जो है अलास्का क्यूराइड द्वीप समूह से प्रारंभ होकर दक्षिण में अंटार्कटिका रिज तक संपूर्ण प्रशांत महासागर पे है, इसलिए यह प्लेट सबसे बड़ी है। आगे देखते हैं गर्मियों के मौसम के शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं तो गर्मियों के मौसम के शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इसे फागुन चैत्र महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में क्रमशः कुर्त, पुलह या पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरस, वरिष्ठ तथा मरीच नाम से देखा जा सकता है। अगला कांगो नदी पर निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है। तो कहाँ पे? तो ईगा बांध में, कांगो पर निर्मित ईगा बांध में। तो ईगा बांध कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी के मुहाने पे 150 किलोमीटर ऊपर
और कांगो नदी पर किसासा के 225 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह बांध 40,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह बांध अफ्रीकी देश कांगो की सस्ती और आसानी से ऊर्जा प्रदान करेगा और औद्योगिक और विनिर्माण संरचना को बढ़ावा देगा। अगर निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है तो कौन सा, तो है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका हो जाएगा। ग्लोबल कॉमन्स का एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय, सुपर नेशनल और वैश्विक संसाधन डोमेन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल कॉमन्स को पारस्परिक रूप से ग्रह के उन हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिन तक सभी देश की पहुंच है। वे किसी एक समुदाय या व्यक्ति के नहीं हैं बल्कि मानवता के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून 4 वैश्विक कॉमन्स की पहचान करता है: उच्च समुद्र, वातावरण, अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष। अगला जो है, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भूगोलवेत्ता। किसे क्या कहते हैं? भूगोलवेत्ता। भूगोलवेत्ता वह है जो जिसके माध्यम से सैन्य सेवाओं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान और सामाजिक अध्ययन किया जाता है। इतिहासकार जो बीते हुए घटना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन करते हैं। किसानकार जो किसान उन्हें कहते हैं जो खेती कार्य करते हैं एवं सही प्रकार खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। जीवनीकार जो किसी व्यक्ति के जीवन वृत्तांतों के अध्ययन को जीवनीकार कहते हैं। आगे जो है दोस्तों, ये अगला टॉपिक है आपका भारत का भूगोल, जो अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।